गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों जरा संघ राज्य संबंधों में जरा वित्त आयोग देख लें, फाइनेंस कमीशन। और आप जानते हो फाइनेंस कमीशन अभी 16 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट गठित हुआ है। तो अभी आपके लिए करंट अफेयर होगा, लेकिन वास्तविक मुद्दा ये है कि ये बातें बड़ी सैद्धांतिक है। इसलिए ये बात है कि 16 फाइनेंस कमीशन ये नया है, लेकिन फाइनेंस कमीशन नया नहीं है। तो जरा देखिए बच्चों कि फाइनेंस कमीशन क्या है, क्योंकि ये फाइनेंस कमीशन नहीं है, फिजिकल फेडरलिज्म है। इसका मतलब है हम क्या पढ़ना चाहते हैं, फिजिकल फेडरलिज्म, राजकोषीय संघवाद। हम पढ़ना चाहते हैं फिजिकल फेडरलिज्म। तो बच्चों ये राजकोषीय संघवाद है, फिजिकल फेडरलिज्म है। और फिजिकल फेडरलिज्म का सीधा मतलब है संघ राज्य के बीच के वित्तीय संबंध। अब संघ राज्य के बीच के वित्तीय संबंध देखेंगे तो ये बड़ा महत्व का विषय है, क्योंकि संघ राज्य के वित्तीय संबंधों का निर्धारण कैसे होता है, 7 शेड्यूल से। क्योंकि आप याद रखना, सारे संघ राज्य के बीच जो संबंध होते हैं वो है 7th शेड्यूल। हमारे यहाँ फंडामेंटल है। इसका मतलब है कि 7 शेड्यूल के हिसाब से सारे डिवीजन ऑफ पावर है, और लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल। तो 7 शेड्यूल से ही सारे बाकायदा डिवीजन चलते हैं। वो विधि के हैं, कार्यपालिका के हैं, वित्तीय हैं। तो आप देखेंगे ये 7 शेड्यूल से जो डिवीजन है उसमें लिखा गया है संघ सूची के विषय, यानी संघ टैक्स, यूनियन टैक्सेशन, और फिर उसके बाद है राज्य का टैक्स, स्टेट टैक्सेशन। तो 7 शेड्यूल में लिखा हुआ है बिल्कुल कि आप जानते हो डिवीजन ऑफ पावर लिखा होना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट ने प्राइमरी शर्त है। तो संघ के पास है टैक्सेशन की शक्ति, स्टेट टैक्स अलग है, और सभी को अपने टैक्स लगाने का, वसूलने का, उपयोग करने का अधिकार है। तो जो फेडरल टैक्सेस हैं उसमें क्या होता है, इनकम टैक्स, आयकर, फिर उसमें कारपोरेट टैक्स, निगम कर, जो संघ के कर हैं उसमें इनकम टैक्स, कारपोरेट टैक्स, ये यूनियन टैक्सेस के विषय हैं। उसके बाद आयात निर्यात कर, यानी जैसे कि टैरिफ, एक तरीके से कस्टम। तो अगर कोई हमारे यहाँ चीज़ आयात निर्यातित होती है, आयातित होती है, तो उस पर जो टैक्स लगता है वो कहलाता है कस्टम। तो राजकोषीय संघवाद में 7 शेड्यूल में ये कस्टम, यानी कस्टम भी यूनियन में आता है। और राज्य के पास राज्य लिस्ट में क्या विषय है दोस्तों, अब राज्य लिस्ट में जो विषय है बड़े सिंपल से है कि लैंड पे टैक्स। हमारे यहाँ तो लैंड पे टैक्स लगता नहीं, लेकिन फिर भी हाउसिंग, मकान पे, यानी विशुद्ध भाषा में के गृह कर, हाउस टैक्स, मनोरंजन पर कर, इंटरटेनमेंट टैक्स, हाउस टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स। उसके बाद मकान पे भी कर लगता है, इंटरटेनमेंट पे भी टैक्स है। और इतना ही नहीं, उसके साथ ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है कि हाउसिंग टैक्स भी है, इंटरटेनमेंट टैक्स भी है। उसके बाद पथ कर, टोल टैक्स। तो आप देखोगे कि जो हमारे यहाँ संघ के और राज्य के बीच में फाइनेंशियल डिवीजन है उसमें राज्य की स्थिति थोड़ी कमजोर दिखती है। ये बात स्पष्ट है। देखो बच्चों, राज्यों के पास
भाई आयकर इनकम टैक्स आप जानते हो, जितने भी लोग चाहे वो राज्य के अंतर्गत नौकरी कर रहे होते हैं चाहे वो संघ के अंतर्गत, तो इनकम टैक्स देंगे। और ये बात आप इकोनॉमिक्स में अगर आपने पढ़ी भी होगी, नहीं पढ़ोगे तो आगे पढ़ोगे, तो आधा इकोनॉमिक्स से आधा इसमें पॉलिटिक्स से, किसी चीज़ें अंतर संबंधित होती हैं, इंटर रिलेटेड होती है। तो आप देखोगे जो भी आदमी कहीं भी जॉब करता है वो इनकम टैक्स देगा। कोई बिजनेस कर रहा है तो झारखंड में बिजनेस करने वाला व्यक्ति भी संघ सरकार को टैक्स देगा, क्योंकि इनकम टैक्स संघ का विषय है। और कई बार देखोगे झारखंड अगर बहुत इतना मिनरल्स में, उसके पास इतने मिनरल्स है, इतना रिच है, इसके बावजूद भी झारखंड थोड़ा गरीब दिखता है। क्योंकि एक तो देखो दोस्तों, करप्शन तो ही है, करप्शन के अलावा ये भी कारण है कि सारे मिनरल्स पे यूनियन गवर्नमेंट का कंट्रोल है। कोल, आयरन, ये सब किसके पास जाएगा? यूनियन के पास जाएगा। राज्यों को उससे केवल रॉयल्टी मिलती है। अगर जरा सोच के देखो, राज्यों को ही अपना कोयला लोहा बेचने का अधिकार मिल जाता और सारा पैसा स्टेट को मिलता, तो जरा सोचो स्टेट कितना अमीर हो जाता, झारखंड कितना अमीर हो जाता दोस्तों। इसलिए संघीय ढांचे का भी कारण है झारखंड थोड़ा कमजोर है। लेकिन हमारा भारतीय संविधान निर्माता इसी बात को थोड़ा बैलेंस करना चाहते थे, अन्यथा भारत में आप देखोगे इस 7 शेड्यूल से बात नहीं बनती, क्योंकि इस 7 शेड्यूल के साथ झारखंड को भी देखना पड़ेगा, तमिलनाडु और कर्नाटक को देखना पड़ेगा, महाराष्ट्र को, क्योंकि हमारे कई स्टेट हैं जो अमीर हैं और कई स्टेट हैं जो गरीब हैं। वो संविधान में नहीं होता, वो व्यवहारिक बात है। तभी तुम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें केवल आर्टिकल देखना सफिशिएंट नहीं होता। तो स्वाभाविक रूप में जो बिहार होगा, अब बिहार के पास जरा सो देखो, और राज्य के टैक्स क्या होते हैं? पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे भी टैक्स राज्य लगाता है। और अल्कोहल, शराब, शराब पे भी टैक्स राज्य लगाता है। इसलिए अगर बिहार सरकार ने शराबबंदी कर दी तो आप समझ लो दोस्तों, बहुत बड़ा राजस्व छोड़ा। और अभी अभी दिल्ली में तो ऐसा हुआ था, कोरोना के बाद इकोनॉमी बड़ी खराब थी, यहाँ दिल्ली सरकार ने कहा एक साथ एक फ्री लो, एक के साथ एक फ्री का शराब, और राज को खूब पैसा मिला। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि एल्कोहल पे राजस्व भी रेवेन्यू सरकार का बड़ा पार्ट है। गोवा में तो, अब देखो दोस्तों, गोवा में तो गोवा का बहुत बड़ा जो रेवेन्यू का पार्ट है वो है एल्कोहल। तो राज्यों के बहुत बड़ा पार्ट है पेट्रोलियम, एल्कोहल, ये राज्यों के टैक्सेशन का बहुत बड़ा पार्ट है। तो अब सवाल ये है कि शराबबंदी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसमें तमाम प्रो हैं कॉन्स है, लेकिन हमारे हर राज्य की स्थिति एक जैसी नहीं है। और दूसरी बात ये साफ तौर पे दिखता है कि मान लो कि शराब पे कोई राज्य टैक्स लेगा, मान लो शराब की बोतल बेचा तो उस पर राज्य को 10-20 रुपये मिलेगा। इनकम टैक्स में से 2 लाख 4 लाख ऐसे मिलता है। और कारपोरेट टैक्स, मतलब अंबानी को अदानी को टैक्स करने का अधिकार किसका है? इधर मोदी जी का है। और अंबानी अदानी टैक्स तो 100 करोड़ 200 करोड़ ऐसे देते हैं। और पता चला राज्यों को एंटरटेनमेंट्स कैसा मिलेगा? अरे फिल्म देखा, टिकट लिया 100 रुपये का, उसमें टिकट कितना मिला राज्यों को? 5 रुपये 10 रुपये। तो राज्यों के पास थोड़ा पैसा कम है। इसलिए कहा भी जाता है, इसे कहा भी जाता है फाइनेंशियल मामलों में राज्यों को थोड़ा कम टैक्सेशन दिए गए हैं, कस्टम, क्योंकि अब कस्टम भी, ये कस्टम भी संघ के पास है, यानी प्रशुल्क जो कस्टम है वो भी संघ के पास है। यानी विदेशों से कोई सामान ला रहा है तो संघ ही उस पर टैक्स लगाएगा। अब सवाल है कि ऐसा डिवीजन क्यों किया गया? ऐसा क्यों नहीं किया गया कि यार एक कम से कम इनकम टैक्स, निगम कर या कस्टम में एक आध इधर दे दिया जाए, इनकी भी कंडीशन ठीक हो जाए। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट हमारे यहाँ है, ये तो ठीक है अपना अपना टैक्स लगाएंगे वसूलेंगे। अब उसके साथ देखोगे संघ के पास ONGC है, संघ के पास नवरत्न है। नवरत्न का मतलब है कि जो बड़ी कंपनियां हैं, प्रॉफिटेबल कंपनियां हैं। और राज्य के पास क्या है? खादी भंडार है। राज्य क्या बनाता है? जूता बनाता है। तो खादी भंडार जूते में कितना पैसा मिलेगा? लैंड पे, अच्छा लैंड रेवेन्यू पे तो टैक्स लगाता है, यानी कोई जमीन खरीदेंगे बेचेंगे तो टैक्स राज्य के पास जाता है, वो टैक्स राज्य के पास जाता है। फिर भी आप देखेंगे राज्य के टैक्स थोड़े कम है। इसलिए हमारे संविधान में कहा गया कि ऐसा किया जाए कि केंद्रों का कर भी दिया जाए राज्यों को। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। जब हमारे यहाँ वित्तीय संघवाद की बात आती है तो राज्य का हिस्सा कहाँ मिलेगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि राज्यों के पास यानी यूपी के पास, बिहार के पास, राज्यों के पास वित्त के कितने स्रोत हैं? जरा देखा जाए, व्हाट आर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर स्टेट।
तो राज्य के पास जो वित्त के स्रोत हैं, पहला राज्य का अपना कर, राज्य अपना टैक्सेशन जो इधर लिखा हुआ है, स्टेट का टैक्सेशन। दूसरा, केंद्रीय करों में से राज्यों को हिस्सा, बड़ी ध्यान देने की बात है, केंद्रीय करों का भी विभाजन होगा संघ राज्य के बीच, यानी केंद्र राज्य के बीच केंद्रीय करों का विभाजन, डिवीजन ऑफ सेंट्रल टैक्सेस। तो जो डिवीजन ऑफ सेंट्रल टैक्स होता है उसमें भी राज्यों को हिस्सा मिलता है। आप कहेंगे सर ये कौन सी बात है, आप कहोगे सर ये बताओ संघ का जो टैक्स है वो केवल संघ को ही मिलता है या राज्य को मिलता है। तो दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, संघ का जो टैक्स है उसमें राज्यों को हिस्सा दिया जाएगा। आपको ये बात सुनने में थोड़ी अजीब से लगेगी, क्या जब राज्यों को ही, सेंट्रल टैक्स कौन से हैं, इधर लिखे हुए हैं। अब जब सेंट्रल टैक्स राज्यों को ही देने थे, जब सेंट्रल टैक्स राज्यों को ही देने थे, तो फिर ऐसा क्यों कर दिया गया कि संघ टैक्स लगाएगा, वसूलेगा और फिर राज्यों के साथ डिवीजन करेगा। अरे भाई इतना मगजमारी करने की क्या जरूरत है यार, पहले से इसमें कुछ तो 3-4 बहुत महत्वपूर्ण कर है वो हिस्सा दे देते। सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यों को शेयर दे रही टैक्सेशन में, इसका मतलब है राज्यों की टैक्सेशन की पोजीशन थोड़ी कमजोर है। अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को शेयर दे रही है, राज्यों की पोजीशन थोड़ी कमजोर है तभी शेयर दे रही है। अब सवाल ये है, राज्यों की पोजीशन कमजोर है इसका मतलब है कि राज्यों के पास थोड़े पैसे कम है। और ये भी ध्यान देखोगे दोस्तों, मुख्यमंत्री के पास वेलफेयर फंक्शन बहुत ज़्यादा है। अगर डिवीजन ऑफ पावर की बात आप देखोगे, देखो संघ के पास क्या है, डिफेंस, रेल, संचार, ये बात ठीक है कि संघ के पास बड़ी महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन जरा सोच के देखो अगर संघ भाई राफेल न ले, फ्रांस से राफेल न ले, एयरक्राफ्ट न ले, आम लोगों के जीवन सीधे प्रभावित नहीं होता। अगर मान लो कि अमृत भारत न चले, वही पुरानी ट्रेन ही चलती रहे, हमारे यहाँ तो ट्रेन का मतलब नहीं होता, आराम से ट्रेन में बैठ के मूंगफली खाते हुए निकल गए, टाइम का मतलब नहीं है। तो जब आप कहते हो कि गांव में किसी आदमी को जाके देख बताओ कि हाई स्पीड ट्रेन चल रही है, तो पूछेगा भाई हाई स्पीड ट्रेन का मतलब क्या है, तो जल्दी पहुंचा देगी। उनका हमें जल्दी कहाँ है। और एक जमाने में दोस्तों नदिया के पार मूवी आई थी, उसमें हीरो हीरोइन बैलगाड़ी बैठ के जा रहे थे। तो हमारे देश में जल्दी थोड़ी है लोगों को, ऐसा कम लगना चाहिए। इसीलिए आप देखोगे जो संघ के पास जो काम है वो ऐसे है कि उनका सीधा बहुत जनता से सीधा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राज्यों के पास जो विषय है, हेल्थ है, अब हर आदमी को हॉस्पिटल जाना है, एजुकेशन करंट लिस्ट में है, लेकिन स्वाभाविक रूप में एजुकेशन देने की बड़ी जिम्मेदारी राज्य के पास है। तो राज्यों से रोज रोज लोगों का सामना हो रहा है। तो बिहार में अगर पटना में कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, सीधा वो मुख्यमंत्री की आलोचना कर देगा। अगर ट्रेन लेट हो गई तो कहेगा ठीक है भाई लेट हो गई, ट्रेन लेट हो गई। इसलिए राज्यों की फजीयत बड़ी होती है। अच्छा, आम जनता राज्यों के पास ज़्यादा है, मोदी जी तक पहुंचने में समय लगेगा, लेकिन मुख्यमंत्री तो वही रहता है। ये भी बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। इसीलिए कहा गया कि भाई देखो सेंट्रल टैक्सेस में भी राज्यों को शेयर दिया जाए, सेंट्रल टैक्सेस में राज्यों को शेयर मिलना चाहिए, ये बात बहुत जरूरी है। अब सवाल ये सेंट्रल टैक्सेस में राज्यों को शेयर मिलना चाहिए, तो ये दिया गया। और फिर तीसरा क्या है, संघ का अनुदान मिलता है, ग्रांट फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट। संघ का अनुदान भी मिलता है और उसके बाद केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं से पैसा भी मिलता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से पैसा भी मिलता है, जैसे आप देखोगे मनरेगा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से जैसे देखो मनरेगा है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, पीएम हाउसिंग स्कीम है, मनरेगा है, उज्ज्वला है, सब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। यानी मोदी जी पैसा देते हैं राज्यों को। तो आप कहोगे सर ये सब पैसा क्यों देते हैं, हर स्कीम संघ चलाएगा, इम्प्लीमेंट राज्य करेंगे, तो पूरे स्कीम ही राज्य को दे दो, इस पर विवाद हो सकता है। इसका मतलब इतने पैसे राज्य के पास आते हैं। और ये भी आपको याद दिला दें, आर्टिकल 292 में हमारे यहाँ विदेशी राज्यों से उधार लेने की शक्ति संघ के पास होती है।
विदेशी राज्यों से उधार कौन लेगा? यूनियन गवर्नमेंट। और राज्यों को विदेशी राज्यों से उधार नहीं, जापान से उधार कौन लेगा? जापान से बोरोइंग करेगा यूनियन गवर्नमेंट। यूपी नहीं कर सकता, केरला नहीं कर सकता। इसलिए कहा जाता है कि, और यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ कई बार आरोप लगता है कि यूनियन गवर्नमेंट यार अगर जापान से उधार ले रहा है तो जापान को दे रहा है इंटरेस्ट 1%, लेकिन राज्यों से ले रहा है इंटरेस्ट 3%। और अभी आप देखा हो केरला में करंट अफेयर की बात यह है, केरला में संघ ने कह दिया भाई अब इससे ज़्यादा उधार नहीं लोगे तुम, तुम्हारी फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं है। केरला कह रहा है भाई देखो ये तो संघीय ढांचा है, स्वायत्ता है, अपना संविधान है। ये करंट अफेयर की बात है, क्यों ऐसा हो रहा है आगे आपको बता देंगे। लेकिन राज्यों के अपने इतने रिसोर्सेज हैं, लेकिन बच्चों इस रिसोर्सेज से भी राज्य काम चल नहीं पा रहा है। आखिर में कौन इससे रिस्पॉन्सिबल है? राज्य रिस्पॉन्सिबल है। ये अब कई राज्य तो हर दीदी को जब देखो तब वो संघ को गाली देती रहती है। दीदी कहती है नहीं भाई यूनियन गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। नवीन पटनायक ऐसा नहीं करते, तो आखिर में क्या मामला है? और संयोग की बात थी, जैसे उद्धव गवर्नमेंट थी महाराष्ट्र में हर बात क्रिटिसाइज करती थी, जैसे उद्धव गवर्नमेंट चेंज हुई क्रिटिसाइज नहीं कर रही है। तो हकीकत क्या है? लेकिन पहली बार हम देखना चाहते हैं अगर ये डिवीजन है कि संघ राज्य के बीच केंद्रों का डिवीजन, टैक्सेस का डिवीजन होगा, इसी डिवीजन में जो सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है वो वित्त आयोग। कौन डिवीजन करेगा? अब सवाल है सेंट्रल स्टेट के बीच में टैक्स के डिवीजन का अधिकार किसको दिया जाए? संघ को दिया नहीं जा सकता, क्योंकि अब देखो संघ की पार्टी है, राज्यों को भी नहीं दे सकता, राज्य की अपनी समस्या है। इसलिए हमारे संविधान इन बातों में बड़ी जबरदस्त स्कीम निकाली है, उसके लिए अलग ही इंस्टीट्यूशन बना दिया, वित्त आयोग, आर्टिकल 280। इस वजह से देखोगे हमारे संविधान की खास विशेषता है दोस्तों। उन लोगों ने क्या कहा कि भाई हम अलग ही इंस्टीट्यूशन लगा देंगे, क्योंकि संघ की अपनी पार्टी है, राज्य की अपनी पार्टी, इसमें किसी एक को अधिकार दिया गया होता दूसरे के साथ भेदभाव होता। ये लोगों ने कहा नहीं भाई वित्त आयोग बनाएंगे, इसलिए हमारे संविधान में वित्त आयोग जैसा इंस्टीट्यूशन बन गया। तो संविधान निर्माताओं ने वित्त आयोग बना दिया, किसके लिए? केंद्रीय करों के बंटवारे के लिए। तो इसका मतलब अब हम क्या देखेंगे? फाइनेंस कमीशन। तो अगर बच्चों कोई भी बात अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा यार करंट अफेयर जैसी बात कमी होती है, बाकी कोई ना कोई बात तो हमेशा चलती ही रहती है। फाइनेंस कमीशन, अब अगर फाइनेंस कमीशन का मामला देखा जाए, फाइनेंस कमीशन की बात देखी जाए, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो बनेगा। पहला, आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन काम क्या है? अब देखो बच्चों, अब आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ बच्चे जो बेसिक बात होती है वो नहीं याद करते, पिछले पीटी फेल करते हैं। कई बार बच्चों को मजा किस में आता है? समय झगड़े में, इनसे झगड़ा हो रहा है, उससे झगड़ा हो रहा है, तो पॉलिटिक्स में पड़ जाते हैं। अरे पॉलिटिक्स से आप, एग्जाम से पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। तो पढ़ने में बात याद रखो, बेसिक बातें, बेसिक बातें में धन विधेयक क्या है याद होना चाहिए, फाइनेंस कमीशन काम क्या है याद होने चाहिए। अब बता यही नहीं, आज बाकी सब पॉलिटिक्स याद है। अब ममता दीदी और यूनियन के बीच में तो हमें उतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है, तो देखना चाहते हैं 280 में क्या लिखा है, फाइनेंस कमीशन में क्या लिखा है, तो इसका काम क्या है, इसमें ये लिखा गया। अच्छा इसकी संरचना पहले देख लें, फाइनेंस कमीशन में कौन होगा, इसमें मेंबर्स कौन है, स्ट्रक्चर कैसा है। 280 में लिखा गया है द फाइनेंस कमीशन शैल बी हेडेड बाय अ चेयरपर्सन। इसका एक अध्यक्ष होगा, एक चेयरपर्सन होगा और 4 सदस्य होंगे, 4 मेंबर्स। आर्टिकल 280 में लिखा गया है, और राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करेगा। प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन। अब सवाल है कि कौन होंगे, इसमें कौन होगा, तो ये तय किया गया। फिर इसके लिए बनाया गया संसदीय अधिनियम, पार्लियामेंट्री एक्ट 1951। आप जानते हो संविधान में हर कुछ तो लिखा नहीं जाता, इसके लिए बनाया गया पार्लियामेंट्री एक्ट 1951। तो इसमें ये कहा गया कि आखिर में कि ये चेयरपर्सन कौन होगा। इस अधिनियम में बात कही गई है कि हु इज द चेयर, हु विल बी चेयरपर्सन।
जो सामान्य मामलों की जानकारी रखता हो, द पर्सन हु नोज द अबाउट जनरल अफेयर्स। और दूसरा देखो मेंबर्स कौन होगा, ये एक्ट में लिखा गया है मेंबर्स कौन होगा, ये नहीं, पहला अध्यक्ष कौन होगा, इसमें लिखा गया है कोई भी सामान्य मामलों की जानकारी रखने वाला व्यक्ति अध्यक्ष होगा। अब सामान्य मामलों का मतलब एनी पर्सन हु इज अवेयर विद जनरल अफेयर्स। इसका मतलब है दोस्तों उसके कोई विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक मेंबर कौन सा होगा, सदस्य कौन सा होगा, एक मेंबर ऐसा होगा जो अर्थशास्त्री होगा, इकोनॉमिस्ट होगा। तो ये एक मेंबर होगा जो इकोनॉमिस्ट होगा। दूसरा मेंबर होगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए एलिजिबल हो, अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ हाई कोर्ट। इसका मतलब हाई कोर्ट का जज हो ऐसा जरूर नहीं है, बट ही या सी मस्ट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज ऑफ हाई कोर्ट। तो वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता वाला व्यक्ति होगा। याद रखना बच्चों, उच्चतम न्यायालय नहीं। तो पीटी में जब पढ़ते हैं तो आराम से एक शब्द को देखते हैं। मेंस में इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस के लिए काम इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, बेसिक बात आर्टिकल 280। तो पीटी में तो हम एक एक बेसिक बात देखते हैं, रीड बिटवीन द लाइंस। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता वाला व्यक्ति, a person who is eligible to appointed as a judge of a high court, eligible for appointing, eligible for appointing a judge in high court। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं। तीसरी बात, जिसको संघ सरकार के लेखाओं के बारे में जानकारी हो, अकाउंटिंग। अब संघ सरकार प्राइवेट कंपनी का नहीं। अ पर्सन हु इज अवेयर अबाउट द अकाउंटिंग एंड फाइनेंसिंग, लेखाओं और वित्त के बारे में जानकारी हो। अ पर्सन हु नोज अबाउट अकाउंटिंग एंड फाइनेंसेस, और वित्त के बारे में जानकारी हो, फाइनेंस के बारे में जानकारी हो। अ पर्सन हु नोज अबाउट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो अब आ जानते हो ज़्यादातर लोग जब आईएएस की परीक्षा होती है उसमें बड़ी सारी सर्विसेज होती हैं। उसमें इंडियन सिविल अकाउंट है, इंडियन डिफेंस, तमाम अकाउंट की सर्विस है, इंडियन रेलवे अकाउंट है। उसी में से एक आदमी यहाँ शामिल होगा। उसके बाद अ पर्सन जो संघ सरकार के प्रशासन की जानकारी रखता हो, अ पर्सन हु इज अवेयर अबाउट द संघ सरकार के प्रशासन की जानकारी रखता हो, तो नेचुरली आईएएस होता है। अ पर्सन हु इज अवेयर अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। पर्सन हु नोज अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। अब ये इनके मेंबर होंगे, ऐसा एक्ट में लिखा गया है, लेकिन कार्य संविधान में लिखा गया है। आर्टिकल 280 में फंक्शन लिखा गया है। स्ट्रक्चर कैसे बना है, ये पार्लियामेंट्री एक्ट से। स्ट्रक्चर 280 में नहीं है। 280 में केवल इतनी बात है, 1 चेयरपर्सन प्लस 4 मेंबर्स। ये बात आपको ध्यान में रखने की है। उसके बाद फंक्शंस लिखे हुए हैं। अब फंक्शंस आप देखोगे कैसे, हम आपको दिखा दें। अच्छा अभी थोड़ा सा फंक्शंस आप देखोगे तो अब फंक्शन भी आपको याद होना चाहिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन? वित्त आयोग के वित्त आयोग का कार्य क्या है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंस कमीशन? अगर देखा जाए वित्त आयोग का कार्य क्या है, फंक्शंस क्या है, तो फंक्शन पहला है केंद्रीय करों का विभाजन, डिवीजन ऑफ सेंट्रल टैक्सेस। तो अब जब बच्चों देखो, केंद्रीय करों का बंटवारा, डिवीजन ऑफ सेंट्रल टैक्सेस। अब केंद्रीय कर का मतलब आपने देख लिया, 7वें सूची मैंने बता दिया, संघ का टैक्स। यानी केंद्रीय करों का डिवीजन होगा, राज्य का नहीं। राज्य का जो अपने पास है वो रहेगा ही। केंद्रीय करों का विभाजन होगा, तो वो कैसे होगा, 2 तरीके से होगा। एक तो संघ को राज्य का हिस्सा कितना दिया जाए, और दूसरा 28 राज्यों में से कैसे बांटा जाए।
इसका मतलब है कि देयर इज अ टू मेथड फॉर डिवीजन, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। संघ का पैसा राज्यों में कैसे दिया जाए, ये क्या है, वर्टिकल, यानी वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज। और हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि 28 स्टेट में, यानी यूपी को, फिर गोवा को, महाराष्ट्र को, उड़ीसा को, ओडिशा, महाराष्ट्र, इनके बीच में कैसे बांटा जाए, तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब आमने सामने, वर्टिकल मतलब ऊपर नीचे। तो संघ और राज्य वर्टिकल रिलेशन, इसलिए कई बार का वर्टिकल फेडरलिज्म, हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म, कई बार ऐसे टर्म का यूज एग्जामिनर कर देता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। तो सच मानो पहला डिवीजन बड़ा आसान होता है, वर्टिकल इज वेरी सिंपल, वर्टिकल दैट इज अ हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल डिवीजन बड़ा आसान है। अब ये फाइनेंस कमीशन करता है, और हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन होता है, और पहला फाइनेंस कमीशन 51 बना था, और उस फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन थे केसी नियोगी। और फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में एक बार होता है, तो ये डिवीजन हर 5 साल में बदल जाएगा, ध्यान रखने की बात है। 280 में लिखा गया है कि दिस इज फंक्शन, 280 में बात लिखी गई है, लेकिन इसलिए हर बार फाइनेंस कमीशन बनाना पड़ता है। लेकिन डिवीजन का तरीका जो पहले में था, दूसरे में नहीं हुआ, दूसरे में तीसरे में नहीं होगा, और 15 में भी 16th बनेगा, 16 बन गया है तो अभी 15 चल रहा है। अब 16 का रिकमेंडेशन आएगा तो अभी 15 फाइनेंस कमीशन का टेन्योर 2026 तक है, तो 26 के बाद जो पैसा लागू होगा वो 16 फाइनेंस कमीशन की बात आएगी। तो डिवीजन है, और उसके बाद क्या है, राज्यों को दिए गए अनुदान के सिद्धांत का निर्धारण, राज्यों को दिए गए अनुदान के सिद्धांत का निर्धारण, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फॉर गिविंग ग्रांट टू द स्टेट गवर्नमेंट। राज्यों को दिए गए अनुदान के सिद्धांत का निर्धारण, वी कैन डिसाइड अबाउट द, यानी राज्यों के दिए गए अनुदान के सिद्धांत का, ग्रांट इन एड, तो वट एवर वी आर गिविंग ग्रांट इन एड फॉर स्टेट, डिसाइडिंग अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ ग्रांट इन एड, वह कैसे दिया जाए, अनुदान दिया जाए। अच्छा बच्चों, इसका मतलब अनुदान का मतलब है कि थोड़ी सी राज्यों की स्थिति खराब है, तभी तो देखो अनुदान का मतलब समझ लो कि राज्यों को अगर सारा पैसा अपने पास होता तो अनुदान देने की जरूरत क्यों पड़ती, तो राज्यों को कहीं ना कहीं अनुदान भी दिया जाता है। दूसरी बात है, अनुदान तो दिया ही जाएगा, उसके बाद ही लिखा गया है, उसके बाद दोस्तों क्या है, देखो उसके बाद ही क्या लिखा गया है, प्रिंसिपल डिटरमाइनिंग अबाउट ग्रांट इन एड, प्रिंसिपल कैसे होगा, ग्रांट इन एड कैसे होगा, ये बताया गया है। उसके बाद क्या लिखा गया है कि भारत सरकार के, भारत के सुदृढ़ वित्तीय हित में, इन अ साउंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, भारत के सुदृढ़ वित्तीय हित में राष्ट्रपति वित्त आयोग से परामर्श करेगा। प्रेसिडेंट शैल कंसल्ट फाइनेंस कमीशन इन द साउंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, यानी कुल मिला के भारत सरकार का तो पैसे का मामला थोड़ा मोटा ताजा रहे, पैसे का मामला ठीक रहे, इसी के लिए प्रेसिडेंट विल कंसल्ट फाइनेंस कमीशन। तो राष्ट्र के सुदृढ़ वित्तीय हित में राष्ट्रपति कुछ सुझाव मांगेगा, राष्ट्रपति सलाह लेगा। प्रेसिडेंट कैन कंसल्ट द फाइनेंस कमीशन, कंसल्ट द फाइनेंस कमीशन फॉर साउंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, भारत के सुदृढ़ वित्तीय हित में, साउंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। तो भाई देखो, सुदृढ़ वित्तीय हित का मतलब है राज्य के नहीं पूरे भारत में। अब भारत का वित्तीय हित सुदृढ़ होगा तो राज्य अपने आप आ जाएंगे उसमें। इसी को बच्चों, इसी बात को इंग्लिश में कहते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस, ये संविधान में लिखा गया है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस। आप याद रखना, हर वित्त आयोग का टर्म्स ऑफ रेफरेंस अलग हो जाता है।
REFERENCES, टर्म्स ऑफ रेफरेंस। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस अलग हो जाता है। और टर्म्स ऑफ रेफरेंस में क्या पूछा जाता है, मान लो देखो सामान्य बात है, राष्ट्रपति क्या पूछेगा, केरल के उधार की समस्या कैसे हल की जाए, राजकोषीय घाटा कैसे कम किया जाए, राज्यों को कितना सहायता दी जाए, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कैसे इम्प्लीमेंट की जाए, यही सब है टर्म्स ऑफ रेफरेंस। ये सारी बातें क्या है, ये भारत के सुदृढ़ वित्तीय हित में किस तरीके से राष्ट्रपति वित्त आयोग से सुझाव लेता है, दैट इज नोन एज ए टर्म्स ऑफ रेफरेंस। टर्म्स ऑफ रेफरेंस है और वो हर वित्त आयोग का नया होता है। अभी 16 टर्म्स जब रिपोर्ट आएगी 16 फाइनेंस कमीशन की, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस नए आएंगे। और लास्ट में वित्त आयोग के, तो अब देखो दोस्तों, एक ही काम आपको याद होना चाहिए वित्त आयोग का, बैसा का बेसिकली अनुदान कैसे दिया जाए। और लास्ट में बात है 73rd 74th अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया, लास्ट वाली बात 73rd 74th के बाद जोड़ा गया, क्यों कहा गया कि फाइनेंस कमीशन ये भी करेगा, फाइनेंस कमीशन ये भी देखेगा, यानी फाइनेंस कमीशन राज्यों के सुदृढ़ वित्तीय हित में, यानी राज्यों के संचित निधि को बेहतर करने के लिए सुझाव देगा। राज्यों के संचित निधि को सुदृढ़ करने का सुझाव देगा। राज्यों के संचित निधि को सुदृढ़ करने का सुझाव देगा, जिससे पंचायतों नगरपालिका की वित्तीय स्थिति ठीक की जाए, जिससे पंचायत एवं नगरपालिका को वित्तीय रूप में मजबूत किया जाए। इसका मतलब है फाइनेंस कमीशन will give the recommendation for augmenting the consolidated fund of state. For augmenting the consolidated fund of state, therefore, the financial strength of panchayat and municipalities can be strengthened. तो आर्गुमेंट करेगा मतलब सहायता देगा, किस तरीके से, राज्य की संचित निधि, संघ की संचित निधि ध्यान से पढ़ने की बात है, और राज्य की संचित निधि ठीक नहीं होगी तो पंचायत के हाल कैसे ठीक होंगे। ये सवाल ये है कि अरे बापू का कोर्स ठीक नहीं होगा तो बच्चों को सहायता कैसे देंगे। ये फाइनेंस कमीशन के काम है, और ये पंचायत और नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में ये सहायता फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन ये वो जोड़ लिया गया 73rd 74th अमेंडमेंट के बाद, जो है पढ़ना भी है। इसका मतलब है ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आ गई, ये बड़े महत्व का विषय है। तो आप देखोगे कि हमारे यहाँ फाइनेंस कमीशन काम ये है, लेकिन ये तो कॉन्स्टिट्यूशन काम है। अब हम प्रैक्टिकल रोल पर आ जाए, क्योंकि मेंस में क्या होता है, प्रैक्टिकल रोल की बात आती है। कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया है वो एज इट इज़ तो पूछेगा नहीं दोस्तों, ऐसा मेंस में तो नहीं पूछेगा कि बच्चों वित्त आयोग काम बताओ। ये सब बेसिक बातें हैं, प्रैक्टिकल जानकारी होनी चाहिए, और मेंस में लिखते समय बेसिक बातें तो लिखेंगे ही। तो ऐसा थोड़ी पूछा जाएगा बताए वित्त आयोग काम पर आपसे पूछा जाए कि वित्त आयोग की संरचना नहीं पूछा जाएगा मेंस में एप्लीकेशन पूछा जाएगा। रोल क्या है, रोल का मतलब है कि सबसे बड़ा मामला आता है कि आखिर में डिवीजन किया कैसे जाए पैसे का। और आप देखोगे अभी कर्नाटका कहता है हमें कम पैसा मिला, अब ये रोल हो गया। जहाँ प्रैक्टिकल की बात आएगी मेंस का पार्ट आ जाएगा। केरला कह रहा है हमको उधार नहीं लेने दिया जा रहा है, अभी कर्नाटका ने आपने देखा होगा कि पूरा क्या चलो दिल्ली, देखो कमाल की बात है, जिसको देखो वही दिल्ली जा रहा है। तो पहला हमें देखेंगे कि आखिर में संघ राज्यों को कितना पैसे देता है, दैट इज वेरी इजियर। और हमारे यहाँ 15 फाइनेंस कमीशन ने कहा कि भाई हम आपको पैसा देंगे 41 रुपीज। तो संघ के पास अगर 100 रुपये आएगा तो राज्य को कितना देगा, 41 अपने शेयर में से, और राज्य को 41 दे देगा। और दोस्तों सच मानो, इसीलिए कहा जाता है राज्य का विकास होगा संघ आगे बढ़ेगा। यानी हमारा पूरा देश क्या है, बॉडी जैसा है मानो, तो ह्यूमन बॉडी जैसा है, तो इसमें आर्म्स का, फीट का डेवलपमेंट होगा तो पूरे स्टेट का डेवलपमेंट होगा।
और स्वाभाविक रूप में भाई पूरा शरीर बढ़ेगी तो ऑर्गन्स को फायदा होगा, ऑर्गन्स आगे आएंगे तो बॉडी को फायदा होगा। इसे 41 रुपये दिए जाते हैं। अब सवाल इस 41 में राज्यों को शेयर कितना दिया जाए, कितना दिया 15 फाइनेंस कमीशन। तो इसके लिए अब जरा देख लो बच्चों, अब हमारे पास 15 फाइनेंस कमीशन का आंकड़ा है, फैक्ट आपको देखना है, क्योंकि देने में खास बात है। अब किसको कैसा पैसा दिया जाए, अब 28 स्टेट को कैसे दिया जाए, इसमें प्रॉब्लम क्या पे है। अब 20 स्टेट को दिया कैसे जाए, किसको दिया जाए, देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमारे कुछ स्टेट हैं वो आपका तमिलनाडु, उसके बाद हिमाचल, या हिमाचल को थोड़ा भी, उसके बाद कर्नाटका, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका, पंजाब, ये भारत के अमीर राज्य हैं। और दोस्तों बड़ा खराब लगता है, अब बताओ यूपी को लोग गरीब राज्य कह देते हैं, बिहार गरीब राज्य है। अब इसलिए भी लोग कह रहे हैं भाई यूपी को आगे बढ़ाओ, बिहार को आगे बढ़ाओ। अरे मेरे बच्चों यही सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसलिए जो भारत के छोटे छोटे राज्य हैं काफ़ी मजबूत स्थिति में है। अब सवाल है फाइनेंस कमीशन का पैसा दिया जाना है तो किसको ज़्यादा दे, अमीरों को ज़्यादा दे या फुक्कड़ को ज़्यादा दे। और पता चल नीचे कौन है, नीचे से टॉपर कौन है, फिर आ जाएगा उड़ीसा, सॉरी बिहार, यूपी, नीचे से टॉपर है, बाकी वाले राज्य सब बीच में है। इसका मतलब है राष्ट्र की एक औसत आय है, एवरेज इनकम है। अब किसको दिया जाए भाई, एवरेज इनकम है, भारत की एक एवरेज इनकम है। कुछ स्टेट एवरेज से ऊपर है, कुछ स्टेट एवरेज से नीचे है। आप जानते हो सोशल जस्टिस में क्या किया जाता है, और हमारे यहाँ सोशल जस्टिस का प्रिंसिपल हमेशा आगे लगता है। अब सवाल यही है, अगर आप एवरेज से नीचे देंगे तो लोग हल्ला मचाएंगे, भाई बिहार यूपी को आप ज़्यादा पैसा दे दोगे तो लोग कहते हैं भैया लोकसभा में ज़्यादा सीट दे रहे हो, पैसा भी ज़्यादा दे रहे हो। और अभी आप देखो ये सब करंट अफेयर है। आप देखो अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा की सीटें बदली गई तो मैं तलवार निकाल लूंगा। मैंने कहा स्टालिन महोदय तलवार वाला मत निकालिए, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। इसका मतलब है, अब सवाल है किसको पैसा बांटा जाए। सोशल जस्टिस का प्रिंसिपल कहता है गरीब लोगों को दिया जाए। अगर मान ली एवरेज इनकम से ऊपर लोग हैं, पहले अमीर हैं, उनको थोड़ा कम दिया जाए। अब जरा सोच के देखो बच्चों, इसलिए हमारे संघ सरकार को मजबूत बनाया गया। दैट इज अ पॉइंट वाई वी आर स्ट्रेंथनिंग द यूनियन गवर्नमेंट। अगर हमारे यहाँ संघ सरकार शक्तिशाली न होती तो क्या होता, क्योंकि आपके दिमाग में कई बार आ रहा होगा यार जो राज्यों का टैक्स है वही थोड़ा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि आज़ादी के बाद और आज भी हमारे यहाँ देखो रीजनल डिस्पैरिटी है। अब रीजनल डिस्पैरिटी है तो यूनियन गवर्नमेंट अगर पावरफुल है तो हमारे यहाँ क्या है, घर में 4 बच्चे हैं, कुछ बच्चे फुक्कड़ हैं और कुछ बच्चे कमाने वाले हैं। हम सोचते हैं भाई कमाने वाले का थोड़ा पैसा लेके फुक्कड़ को दे दें, तो क्या करेगा, वो भी थोड़ा मुख्य धारा में आ जाएगा, वो भी कमाने लगेगा, सबका विकास हो जाएगा। नहीं तो अगर सबकी क्षेत्रीय विषमता बढ़ेगी, रीजनल डिस्पैरिटी बढ़ेगी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ेगी, इससे फिर यूनिटी इंटीग्रिटी पे खतरा होगा। इधर लोग उधर माइग्रेट करेंगे, ये मेन प्रॉब्लम आई, माइग्रेशन होगा, ये मेन प्रॉब्लम आई। इसलिए आप देखोगे बच्चों कि हमने क्या सोचा, थोड़ा सा तरीका बदलते हैं। अब ये बात है कि कर्नाटक कैसे समझाया जाए कर्नाटक को, इसलिए जब यूपी कहता है, बिहार कहता है स्पेशल स्टेटस, कर्नाटका कहता है भैया ये बताओ, क्योंकि रेलवे को सबसे ज़्यादा टैक्स मिलता है मुंबई से, लेकिन रेल लाइन बिच कहाँ रही कश्मीर में। अब सबसे ज़्यादा टैक्स मिल रहा है मुंबई से, रेल लाइन बिछ रही कश्मीर में। लोग यही तो कहते हैं भैया ये बताओ, अब कश्मीर के पास उतना पैसा है नहीं तो मुंबई कश्मीर के विकास के लिए पैसा क्यों दे। अगर हम देश को फैमिली समझते हैं तो पैसा देना चाहिए। इसलिए लोग ये बात नहीं समझते हैं और सीधे क्रिटिसाइज कर देंगे संघ सरकार शक्तिशाली है। अगर हमारे यहाँ राज्यों को ही सारी शक्ति दे दी गई होती तो महाराष्ट्र और कर्नाटक ज़्यादा अमीर हो गए होते, और यूपी बिहार पहले बीमारू थे, उसके बाद मलेरिया लग जाता इनको। इसलिए संविधान निर्माता बड़े दूरदर्शी थे, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई पहले सेंट्रल के पास टैक्स आएगा और वो सेंट्रल टैक्स राज्यों में बांटेगा, तो जब राज्यों में बांटेगा तो गरीब लोगों को प्राथमिकता देंगे।
जो टैक्स हम राज्यों में बांटेंगे तो प्राथमिकता किसको देंगे? गरीब राज्यों को। इसीलिए ऐसा पूरा सिस्टम अपनाया गया। तो हमारे यहाँ संघ का शक्तिशाली होना राज्यों के लिए लाभप्रद है। संघ का शक्तिशाली होना राज्यों का लाभप्रद है। अब आप देखो कैसे डिवीजन किया गया है, इसका फार्मूला देख लो आप। ये फार्मूला है, ये देखिए 14/15 की बात की गई है। तो अब आप देखोगे पैसा कैसे बांटा गया है। पहला है इनकम डिस्टेंस। इनकम डिस्टेंस का मतलब सीधा जिनकी इनकम डिस्टेंस का मतलब है आपकी इनकम राष्ट्रीय आय से अधिक है कम है, ये इनकम डिस्टेंस है। तो जिनकी इनकम राष्ट्रीय आय से अधिक है, नेशनल एवरेज से ज़्यादा है, उनको पैसा कम मिलेगा, और जिनकी इनकम राष्ट्रीय आय से कम है उनको पैसा ज़्यादा मिलेगा। और ये तो सोशल जस्टिस है। सोशल जस्टिस में हमेशा गरीबों का ध्यान रखा जाता है। इसी बात पर अमीर राज्य भड़कते हैं, लेकिन हम उनका भी थोड़ा ध्यान रखे हुए हैं। तो पैसे का डिवीजन कैसे किया जाए? इनकम डिस्टेंस यानी आय दूरी। आय का मतलब है, आय दूरी का मतलब है जो राष्ट्रीय आय से ऊपर है या नीचे है वही दूरी है। तो राष्ट्रीय आय से उनको ज्यादा पैसा मिल रहा है तो वित्त आयोग उन्हें कम पैसा देगा। अगर वो राष्ट्रीय आय से नीचे आ रहे हैं वित्त आयोग उन्हें ज्यादा देगा। ये इनकम डिस्टेंस है। दूसरा एरिया यानी भौगोलिक भूभाग, यानी जिसका भूभाग बड़ा उसको पैसा ज्यादा। इनकम डिस्टेंस में 15 फाइनेंस कमीशन का क्या है? 45 रुपए। इसका मतलब है इनकम डिस्टेंस के आधार पर कितना रुपए दिया जाएगा? 45। एरिया के आधार पर कितना दिया जाएगा? 15। और फिर जनसंख्या के आधार पे अब आप देखिए जिसकी जनसंख्या ज्यादा उसको पैसा ज्यादा। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, हमने जनसंख्या आधार बड़े होशियारी से बदल दिया 2011 में। पर 15 फाइनेंस कमीशन के पहले बच्चों हमारे यहाँ बहुत ध्यान से देखने की है। द सेंसस बेस वाज 1971। आपको याद है कि लोकसभा की सीटों का आकार क्या है? लोकसभा की सीटों का निर्धारण कहाँ होता है? 1971 की जनगणना पे। हमने यहाँ क्या कर दिया? पहली बार हमें 1971 से 2011 कर दिया। 2011 में भाई 71 से 11 के बीच में जनसंख्या बढ़ाई किसने? उत्तर प्रदेश बिहार ने। और ये भी कमाल की बात है दोस्तों, गरीबी और जनसंख्या वृद्धि में कोरिलेशन है। गरीबी से पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ से और गरीबी हो जाती है। वैसे आप कहोगे चिंता की बात नहीं है दोस्तों, यूपी बिहार के मजदूर ना होते पूरे भारत में विकास क्या होता? हम तो जाके वहां हमने जाके दुबई में बुर्ज खलीफा बना दिया। इसलिए ऐसा भी नहीं कि जनसंख्या कोई खराब चीज है। जनसंख्या दो दोस्तों रहेगी, मानव संसाधन है। और हमारा तो प्लान ही है कि हमारे पास जनसंख्या रही पूरी दुनिया में कब्जा कर लेंगे जनसंख्या से। और से अगर मुझे कोई सलाहकार बना दे सरकार का तो मैं कहूँगा भाई जनसंख्या मेरे को क्या फायदा है? अरे चाइना में देखो, चाइना में कह दिया गया 1 चाइल्ड पॉपुलेशन, और क्या वो जनसंख्या बढ़ी नहीं। अब समस्या आ रही चाइना में। इसलिए जिनकी जनसंख्या ज़्यादा, तो पहली बार हमने 2011 को बेस बना दिया। नहीं तो आज भी देखो राष्ट्रपति के चुनाव 71, लोकसभा की सीट 71। स्वाभाविक रूप में से साउथ इंडियन स्टेट को थोड़ा ऑब्जेक्शन था। उन्होंने कहा भैया आपने जनसंख्या बढ़ाई तो कोई अच्छा काम आपने किया, तो आपको क्यों ये पुरस्कार मिलना चाहिए, हमें घाटा क्यों होना चाहिए? तो हमने थोड़ा समझाया कि चिंता मत करो यार, देखो सबका साथ सबका विकास, थोड़ा गरीब भाइयों पे ध्यान दो भाई, ऐसे तो काम चलाना है। फिर उसके बाद क्या हुआ? डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, यानी इससे हमने क्या किया भाई, दक्षिण भारतीय राज्यों को भी ध्यान में रखा जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में थोड़ा अच्छा काम किया है। हमने कहा भाई चलो तुमको भी 12% पैसा दे देते हैं। तो हमने दोनों बैलेंस कर लिया, इनके भी उनको भी 12% जनसंख्या के बेस पे, पॉपुलेशन बेस पे 15। उसके बाद फॉरेस्ट कवर हटा दिया, फॉरेस्ट और इकोलॉजी रख दिया इसके बेस पे 10%। और टैक्स और राजकोषी ये क्या है, ये हटा दिया। 1 ये क्या है? जनसंख्या। ये क्या है? जननांकी प्रदर्शन। और फिर ये क्या है? वन और पर्यावरण पारिस्थितिकी। उसके बाद है टैक्स यानी कर और राजकोषीय प्रयास। तो अब हमने दक्षिण भारत के लिए भी कहा
कि भाई देखो जो फिजिकल मैनेजमेंट अच्छा करता है, वैसे केरला का फिजिकल मैनेजमेंट बड़ा खराब है, और इसलिए हमारे यहाँ देखते हो आजकल फ्री बीज का फैशन लग गया है, जो देखो मुफ्त में स्टेट इकोनॉमी गड़बड़ा रही है। भाई मुफ्त में करते जाओगे स्टेट इकोनॉमी गड़बड़ाएगी। इसलिए बच्चों अब आप देखोगे कि ये सारे बेस हमने लगाए हैं और ये डिवीजन का आधार रखा है। और टैक्स का एफर्ट हमने क्यों लिया? भाई जो मान लो कि अच्छा काम कर रहा है दोस्तों, आप यदि सामाजिक न्याय में कुशलता को हतोत्साहित नहीं कर सकते। सामाजिक न्याय के साथ कुशलता को हमें बनाए रखना है। तो भाई जो चलो हमने कह दिया, चलो भाई 2.5% उनको देंगे जिनके अच्छे काम हो रहे हैं। फॉरेस्ट के बेस पे भी, क्योंकि मान लो जो पर्यावरण का संरक्षण कर रहा है उसके यहाँ उद्योग कम लग पाएंगे, पेड़ तो कटेंगे नहीं। इसलिए हमने कहा चलो तुम्हारा ये भी हम ध्यान में रखेंगे कि तुम यहाँ पे संरक्षित कर सकते हो। तो उन्होंने कहा भाई चलो पेड़ को भी ध्यान में रखेंगे, तो ये सब हमने कर दिया। इसीलिए ये रोल है। तो फाइनेंस कमीशन का रोल क्या है बच्चों? इस बात को आपने देख लिया होगा। तो फाइनेंस कमीशन का रोल क्या है? इस तरीके से अब इस आधार पे देखो कि फाइनेंस कमीशन का रोल क्या है। और कल किसी बच्चे ने पूछा था गार्डगिल फार्मूला, तो अरे गार्डगिल फार्मूले ने पहली बार ये बताया था कैसे पैसा बांटा जाए। अब आप देखोगे, इसलिए वित्त आयोग की भूमिका क्या है, फाइनेंस कमीशन रोल क्या है? रोल क्या है कि भारत में क्षेत्रीय विषमता कम करना, ब्रिजिंग द रीजनल डिस्पैरिटी, यानी इवन ब्रिजिंग द रीजनल डिस्पैरिटी। दूसरी बात है फिर क्षेत्रीय विषमता कम करना, और फिर यानी समानता को बढ़ावा देना, प्रमोट इक्वलिटी। तभी तो गरीब राज्यों को, तो प्रमोट इक्वलिटी, समानता को बढ़ावा देना और इसका मतलब है, और समानता को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय विषमता कम करना। उसके बाद फाइनेंस कमीशन का रोल क्या है? इनके राजस्व को, राज्यों के राजस्व को भी ठीक करना, राज्य के राजस्व को ठीक करना, राजकोषीय प्रबंध को ठीक करना, तो मैनेज द फिजिकल मैनेजमेंट। ये रोल है, राजकोषीय प्रबंध को ठीक करना, फिजिकल मैनेजमेंट करना। और दोस्तों इसीलिए हम उत्तर दक्षिण के बीच में और कैसे गरीब अमीर राज्यों के बीच में हमेशा बैलेंस बनाए रखने का प्रयास करते हैं। दैट इज रोल। और फिर अब स्वाभाविक तौर पर इसलिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि वित्त आयोग का प्रभावशाली होना गड़बड़ है, बल्कि वास्तविक रूप में है वित्त आयोग का प्रभावशाली भी होना सहकारी संघवाद को आगे बढ़ाता है। अब जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसमें कभी अलग से सवाल पूछा जाता है। लेकिन वित्त आयोग को स्वाभाविक रूप में अगर ये ना होता तो संघ राज्य के बीच संबंध कैसे अच्छे होते? ये ना होता तो स्वाभाविक रूप में गरीब राज्यों को सहायता कौन देता? गरीब राज्य और गरीब हो जाते। लेकिन जब आप देखते हो, आप ये पूछते हो सर वित्त आयोग की संवैधानिक स्थिति क्या है, तो याद रखना बच्चा कि वित्त आयोग की संवैधानिक स्थिति क्या है? अर्धन्यायिक संस्था है, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ये क्या है? क्वासी जुडिशियल बॉडी है। बच्चों अर्धन्यायिक का मतलब क्या होता है? जिसका काम आधा न्यायपालिका जैसा हो, आधा प्रशासन जैसा हो। अर्धन्यायिक का मतलब है जिसका काम आधा न्यायपालिका और आधा प्रशासन जैसा हो। तो इसका मतलब इसलिए इसमें जज है। अर्धन्यायिक क्यों है? जज है। क्वासी जुडिशियल, देखो आईएएस अधिकारी पूरा प्रशासनिक होता है, जज पूरा न्यायिक होता है। और वित्त आयोग क्या है? इसमें जज तो है नहीं कि एक आदमी जज है, लेकिन वित्त आयोग काम झगड़ा निपटाना नहीं बल्कि पैसे का बंटवारा करता है, इसीलिए अर्धन्यायिक है। और इसलिए आप याद रखो बच्चों कि वित्त आयोग है, इसलिए बिहार को
पैसा मिल जाता है, उड़ीसा को पैसा मिल जाता है। वित्त आयोग नहीं होता तो क्या होता, उड़ीसा बेचारा और गरीब हो जाता। लेकिन आप कहोगे सर ये बताओ, केवल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का पैसा बांट के ही ये काम हो सकता है क्या? राज्यों की अपनी जिम्मेदारी नहीं है? राज्य ऐसे फ्रीबीज अगर करते रहेंगे, राज्य अगर ऐसे फ्रीबीज करते रहेंगे तो मामला कैसे हल होगा? और फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मुद्दा क्या है? टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है? टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो अलग अलग बढ़ता समय में चल जाता है। और देखो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का बच्चों नकारात्मक सकारात्मक दोनों पक्ष है। अब कुछ लोग कहेंगे केंद्रीकरण बढ़ता है, कुछ लोग कहेंगे अरे भैया मोदी जी सिलेंडर दे रहे हैं तो अपना फोटो छपवा दे रहे हैं, मोदी जी घर बनवा रहे हैं तो मुख्यमंत्री क्या करेगा? इसे कुछ लोग कह रहे हैं यार सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम संघीय ढांचे के खिलाफ है, क्योंकि पूरे राज्य की प्राथमिकता आप कैसे कर दोगे? तो एक पूरे राज्य की प्राथमिकता आप कैसे तय करोगे? अरे भाई बिहार की प्राथमिकता कुछ और है, बिहार की प्राथमिकता पानी की नहीं है, बिहार की प्राथमिकता बाढ़ की है, राजस्थान की प्राथमिकता पानी की है। तो स्वाभाविक रूप में लोग कहते हैं वित्त आयोग एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि राज्यों को जितना पैसा दे दोगे सब खत्म कर देते हैं, वो सब खत्म कर देते हैं राज्यों के लिए। वो पता चला कि अपना विकास नहीं करते, इसीलिए आप देखोगे कि उज्ज्वला स्कीम, आयुष्मान ये लगाई गई। तो ये दोनों पक्ष आते हैं। लेकिन अब जरा सोचो, अपना सवाल पूछ लो बच्चों। किसी बच्चे ने, सौरभ ने पूछा है कि क्वासी जुडिशियल और ट्रिब्यूनल में क्या डिफरेंस है? मेरे बच्चे, ट्रिब्यूनल भी क्वासी जुडिशियल है, लेकिन हर क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल नहीं है। और आगे हम ट्रिब्यूनल न्यायपालिका में बता देंगे। के तहत भी राष्ट्रपति के एक अध्यक्ष 4 सदस्यों से मिलकर बनता है। हाँ हाँ ठीक है, तो सही बात है, तो मैं बता दिया है। वित्त अध्यक्ष, अरे मेरे बच्चों, वित्त आयोग अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता, कोई नेता नहीं है। वित्त आयोग का अध्यक्ष ये है, एक्सपर्ट व्यक्ति होता है, इसलिए राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है। अच्छा, गैर सांविधिक और संवैधानिक में क्या फर्क है? देखो मनीषा, बात याद रखो, अब थोड़ा गड़बड़ है। गैर संवैधानिक संवैधानिक नहीं होता, एक होता संवैधानिक, एक होता संवैधिक। संवैधानिक का मतलब होता है जिसका उल्लेख संविधान में हो, और स्टैट्यूटरी संवैधिक का मतलब होता है जो संसदीय विधि से बना हो। तो संवैधानिक का मतलब जो आर्टिकल हो। फाइनेंस कमीशन के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अरे भाई, अध्यक्ष सदस्य सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसे वित्त आयोग स्वतंत्र निकाय है। हाँ बच्चों, वित्त आयोग स्वतंत्र निकाय है, सही बात है ये। किसी बच्चे ने पूछा है सर पेट्रोलियम पर केंद्र सरकार भी लेती है सर? हाँ देखो, पेट्रोलियम का आयात करना तो केंद्र सरकार का पार्ट है, लेकिन पेट्रोलियम को बेचना राज्य का पार्ट है। कोई पेट्रोलियम, जो पेट्रोल रिफाइनरीज हैं, वो संघ के पास है। किसी बच्चे ने, तानिया ने पूछा है तदर्थ समिति क्या होती है? तदर्थ का मतलब एडहॉक, थोड़े समय की समिति। किसी ने फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष होना, अरे मेरे बच्चों, फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष को हटाने की बात ही नहीं है, संविधान हमारा नहीं कहता हटाने के बाद। और ये वित्त आयोग, अरे ऐसा हटाने की कौन सी आवश्यकता पड़ेगी? राष्ट्रपति वित्त आयोग की सलाह से मंत्रिपरिषद की सलाह लेगा। अरे भाई, राष्ट्रपति वित्त आयोग की सलाह से नहीं, अरे जो मंत्रिपरिषद सलाह मांगता है वही सलाह राष्ट्रपति मांगता है, क्योंकि राष्ट्रपति की सलाह इज इक्वल टू मंत्रिपरिषद की सलाह। संसदीय शासन, ये बात भूलो मत बच्चों। इस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता तो क्या स्वयं कार्य करती है? सिवाय ने किस पर किसका नियंत्रण नहीं होता मेरे बच्चों? किसी बच्चे ने कहा राजकोषीय घाटा क्या है? अरे मेरे बच्चे, जैसे तुमको अगर मान लो 5,000 रुपये मिल रहा है और 6,000 महीने में खत्म कर दिया, राजकोषीय घाटा है। यानी आमदनी 98, खर्चा रुपया, ये राजकोषीय घाटा है। फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल? अरे मेरे बच्चे, आर्टिकल 280 में है, सीधे अनुच्छेद में लिखा है, तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कैसे होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल ही होगा। किसी अंकों से, सर जी एक्साइज डिपार्टमेंट फाइनेंस से अलग है। अब देखो, एक्साइज डिपार्टमेंट फाइनेंस में एक्सपेंडिचर होता है, इकोनॉमिक अफेयर होता है, ये सब गूगल में देख भी सकते हो। एक्साइज वाला फाइनेंस में मामला नहीं आता। या एक बार हम देख के भी तुम्हें बता देंगे, व्हाट इज रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन अकाउंटिंग? कम्युनिकेशन, अरे मेरे बच्चों, पब्लिक एड वाली बात मत पूछो, ये पॉलिटी वाली बात पूछो, ये तुम्हारा संबंध ठीक नहीं। अकाउंटिंग, कम्युनिकेशन, ये पब्लिक एड के स्टूडेंट हो क्या? मतलब कैसे, मुझे समझ नहीं आई बात। वित्त आयोग कैसे बनाते हैं? राष्ट्रपति बना देता है अन्नू। राष्ट्रपति कह देगा कि अब अन्नू वित्त आयोग के अध्यक्ष होगी,
वित्त आयोग का कोई काम न करे तो कानूनी, अरे मेरे बच्चे अभिषेक कुमार, अरे जो संविधान में लिख रहा है वो लिख लो, इतना ज्यादा वकील क्यों बन रहे हो मेरे पुत्र, कमाल की बात है यार। अब यही यही बावरापन है। अरे मेरे बच्चों पढ़ लो पहले संविधान, पहले अच्छे से पढ़ो फिर देखो। कभी वित्त आयोग के अध्यक्ष आपने देखा हो अरविंद पनगरिया, जो अर्थशास्त्री भी वित्त आयोग के अध्यक्ष हुए हैं शायद, आप जानते, बड़ा न्यूज भी था। इसने कहा निरामोदन क्या होता है, डिसअप्रूवल, अरे मना कर देना, नीतीश ने मना कर देना। जैसे आप कह दो कि भाई मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, पिताजी ने कहा नहीं जाना है तो निरामोदन कर दिया। वित्त आयोग का अध्यक्ष होगा, उसको किन किन विषयों की जानकारी, कोई विषय की जानकारी, सामान्य विषय, सामान्य विषय। वित्त आयोग और वित्तीय बजट में क्या अंतर होता है, अरे मेरे सिवाय बच्चे, वित्त आयोग अलग है, वित्तीय बजट नहीं होता, बजट केवल बजट होता है। तो गाय को भैंस के साथ कैसे मिला रहे हो मेरे पुत्र। क्षेत्रीय विषमता कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कमजोर लोगों को, बिहार को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। स्टेट को अनुदान मिलता है, वो सेंटर किसी आईएएस ऑफिसर को डायरेक्ट क्यों नहीं देती, क्योंकि वो उसे अच्छे से, अरे सत्यम ऐसा है, सीएम यार तुम्हारा होता है, विधायक तुम निर्वाचित करते हो और कह रहे हो कि हमें विधायक सीएम में भरोसा नहीं है। संकुल, संकुल का मतलब कॉम्प्लेक्स, संकुल का मतलब कॉम्प्लेक्स। इसी वजह एक्ट संविधिक है, हाँ आर्यन, एक्ट संविधिक, एक्ट का मतलब है स्टेचुटरी, जो संसदीय विधि के द्वारा बनी है। सर यूटी और स्टेट दोनों के पास सेम टैक्स लेने का अधिकार होता है, नहीं बच्चे, यूटी के पास वो अधिकार होगा जो कि केंद्र देता है, केंद्र देता है, क्योंकि राज्य तो है नहीं, सिर्फ 11% स्टेट कार्य के लिए काफी होता है। अब देखो ईशा, अरे भाई संघ को भी तो डिफेंस खरीदना है, रेलवे चलाना है, सारा सारा पैसा राज्यों को दे देगा तो राज्य क्या देंगे, किसी को भैंस, किसी को लैपटॉप दे देंगे फिर। सर कल क्या पढ़ के आना है, अब इसी में सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद पढ़कर आना है, अभी 1-2 दिन में संघवाद खत्म हो जाएगा आपका, सहकारी संघवाद पढ़ के आना है। किसी बच्चे ने पूछा सर नगर निगम का टैक्स कौन लेता है, नगर निगम का टैक्स नगर निगम लेता है। इसकी वित्तीय आयोग, एक्ट और अधिनियम में क्या फर्क है, अरे मेरे बच्चे एक्ट अधिनियम एक ही है, इसकी वित्त आयोग का जांच कोई नहीं करता, अरे कोई करने की जरूरत भी नहीं है यार, इतना सवाल पहले पूछते हो मेरे सिवाय, पहले ये सब पढ़ तो लो। पहले वित्त आयोग के सदस्यों को अलग से सूचित किया गया, अरे जो भी वित्त आयोग का सदस्य होता है उसको अलग से अधिसूचित किया जाता है। संसद, अरविंद संसदीय अधिनियम क्या है, संसद के द्वारा बनाई गई विधि। आप क्या कहो, आप क्या लिखा, क्या है, क्या था वो, क्या अध्यक्ष कार्यकाल समाप्त होने के बाद उसी पर्सन को पुनः नियुक्त, ऐसा कोई पूरा नियुक्त किया जा सकता है। किसी का डू वी नीड टू read report also, no Richard, there is no need at all, because what is the last recommendation, that's is enough। सर अब उप प्रधानमंत्री क्यों नहीं होता, अरे मोदी जी दौड़ा के मारेंगे अगर ऐसा सवाल मोदी के सामने पूछोगे, किसी की हिम्मत है कोई उप कह दे। राजकोषीय टैक्स कम क्यों, राजकोषीय टैक्स कम क्यों, रजनीश मेरे बच्चे राजकोषीय टैक्स नहीं होता यार। इसे बच्चा के सर कितनी और क्लास लेंगे, अब जल्दी खत्म होने वाला है, चिंता मत करो। सर वित्त, जिला को वित्त कौन देता है, राज्य देता है, राज्य। वित्त आयोग के सदस्यों को निलंबित किया सकता है तो घपला करे तो, अरे अभी तुम घपला कर रहे हो मेरे बच्चे, पहले अच्छे से पढ़ो। नवीनतम वित्त आयोग कौन सा है, नवीनतम वित्त आयोग शेफाली 16th है, 16th 16। फाइनेंस कमीशन को संचित से पेमेंट मिलता है, हाँ मिलता है, मिलता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति भी भूमिका की विवेचना कीजिए, सर समझा दीजिए। अच्छा कोई बात नहीं, संघवाद खत्म हो जाने दो तो मैं बता दूंगा, और ये तो मेरे साथ सवाल बताया भी था, तुम भूल गए, फिर मैं बता दूंगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है, अरे मेरे बच्चों देखो नीति आयोग आगे बता देंगे, नीति आयोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो नीति आयोग का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, और जिसका उल्लेख संसदीय विधि में है वो भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है न आर्टिकल में है, न शेड्यूल में है,
और न ही किसी भाग में है। किसी ने पूछा वित्त आयोग अधिनायक क्यों है सर? अरे मेरे बच्चे, वो पैसे का बंटवारा करता है और उसका इसलिए एक मेंबर होता है जज। पथ कर क्या है? अप्रत्यक्ष। अरे मेरे बच्चों, पथ कर अप्रत्यक्ष कर है। इकोनॉमिक वाले सर से पूछ लेना, जो कर हम सीधे सरकार, हम किसी और को देंगे, वो अगला आदमी सरकार को पहुंचाएगा, अप्रत्यक्ष है। सर संघ सरकार राज्य से ऋण क्यों ले? संघ राज्य से ऋण नहीं लेती मेरे बच्चे, राज्य संघ से लेता है। अब तुम तो ऐसा बता रहे हो कि तुम्हारे पिताजी तुमसे ऋण लेते हैं, ऐसी उल्टी बात है। सर रजी राजकोष की सिक्योरिटी पार्लियामेंट करता है तो आरबीआई नहीं करता है? अरे नहीं, आरबीआई ही करता है, लेकिन पॉलिटिकल कंट्रोल पार्लियामेंट का होता है। अनुदान का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? पैसा दे देना, डोनेशन दे देना। ठीक है बच्चों, फिर आज के लिए मुझे लगता है और कोई सवाल जल्दी जल्दी पूछ लो। फंडामेंटल के नोट्स फॉर्मेट में सारे टॉपिक अच्छा से मिल जाएंगे। आर्टिकल शेड्यूल कैसे रिलेट करते हैं? अरे मेरे बच्चों, एक आर्टिकल से पहला शेड्यूल है, जिस आर्टिकल का विस्तार करना है उसके लिए शेड्यूल तय हो जाता है, तो जो आर्टिकल का विस्तार नहीं करना उसके लिए शेड्यूल नहीं होता। भारत में कितने वित्त आयोग है सर? अरे मेरे बच्चों, अभी 16वां बना है, 16th, और एक साथ एक ही काम करेगा, एक खत्म हो जाएगा उसके बाद दूसरा आएगा। किसी ने पूछा ट्रस्ट का मतलब क्या है? ट्रस्ट का मतलब होता है कि कोई समूह के द्वारा कैसी संस्था बना जाए, इसका सामाजिक काम हो। किसी ने पूछा यूटी क्या है? अरे मेरे को किसी बच्चे ने पूछा है, योजना आयोग की जगह नई संस्था बना, नीति आयोग, उसकी क्या आवश्यकता क्या थी? अभिषेक बता देंगे, अभी तो चिंता मत करो यार। जितना विधानमंडल काम क्या है मेरे बच्चों, जैसे संसद देश के लिए विधि बनाती है, वैसे विधानमंडल राज्य के लिए विधि बनाती है। ठीक है मेरे बच्चों, फिर अगली क्लास में मिलते हैं।